नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सभा की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी तेजस्वी यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहा प्रधानमंत्री दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों? केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को दे दी चेतावनी। कहा पंजाबियों से पंगा मत लेना। और क्यों आखिरकार दोस्तों कपिल सिब्बल ने बना लिया है चार्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 4 जून को होने वाली है वोटों की गिनती, और उससे पहले ही कपिल सिब्बल ने एक चार्ट तैयार किया है। बताएंगे आखिरकार इसके क्या मायने हैं, क्यों इसको जो है यहाँ पर वो किया गया है चार्ट को पब्लिश। एंड ये भी बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह ने पंजाबियों के ऊपर क्या बोला, जिसके ऊपर बवाल मच गया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं को लोग दौड़ा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री को गलतफहमी हो गई है कि भगवान ने उन्हें भेजा है देश संभालने के लिए, देश का उद्धार करने के लिए। प्रधानमंत्री को लगता है कि पूरी दुनिया बायोलॉजिकल है और वो उनको परमात्मा ने जो है यहाँ पर इसीलिए भेजा कि वो देश को देख पाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिन भर झूठ बोलते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है, जनता के सामने आकर झूठ बोलना। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए क्या किया है या फिर देश के लिए क्या किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आपने देश के लिए 10 साल में कुछ किया है तो अब तक लोगों को वो पता क्यों नहीं चला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड 10 साल यानी कि 10 ईयर बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और इसमें आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो फिलहाल हमें कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात डेवलपमेंट की आती है तो पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह साहब ने कई एम्स बनवाए थे। प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने कितने एम्स बनवाए। राहुल ने साफ कहा कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने वाली है और उससे पहले बीजेपी बौखलाई हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास करके गृह मंत्री अमित शाह पंजाबियों को आकर धमकियां देते हैं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गुस्सा फूटते हुए बोला, यहाँ पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो पंजाबियों को धमकी दे रहा है कि फ़िलहाल हम सरकार हटा देंगे, गिरा देंगे। तो अब केजरीवाल ने कहा है कि क्या आप 92 सांसदों को कैसे खरीदोगे, क्या आप पूरी सरकार गिराओगे? आप पंजाबियों को आकर पंजाब में डराते हो, पंजाबी आपसे डरने वाला नहीं है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग सोचते हैं कि हम ईडी सीबीआई को भेजकर इनको डरा लेंगे या फिर जो है यहाँ पर इनकी सरकार गिरा देंगे, इनके एमएलएस खरीद लेंगे। तो इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। यही नहीं, यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि जब से बयान दिया है कि वो पंजाब की सरकार को हटा देंगे, पंजाब में सरकार नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी गिर जाएगी, तब से अरविंद केजरीवाल भड़के हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धमकियां दे रही है पंजाब के लोगों को कि वो सरकार गिरा देगी। या तो गृह मंत्री अमित शाह खुल के बोले कि क्या वो सरकार को ख़रीद लेंगे, या फिर दोस्तों आप समझिए गृह मंत्री अमित शाह ईडी सीबीआई के बल पर पंजाबियों को डरवाएंगे। क्योंकि दोस्तों पंजाबियों को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये बीजेपी अच्छे से जान ले। और यही कारण है जो लगातार जो यहाँ पर भड़के हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर केजरीवाल। उन्होंने साफ धमकी दी है कि फ़िलहाल भगवत मान की सरकार है, इसको गिराना आपके बस की बात नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सरकार यूं ही चलती रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री का एक ही काम है, बिहार में आना और जुमलेबाजी करना और फिर जुमले देकर चले जाना। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लोगों के साथ जुमलेबाजी कर रहे हैं। और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से जब भी बात करो तो सिर्फ जुमलेबाजी देकर निकल जाते हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि आखिरकार इस जुमलेबाजी का मतलब क्या है, मतलब कि ये जो तमाम चीज़ें बोल रही है बीजेपी दोस्तों, इसका कोई मोटिव है या नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बात को उठाया है कि प्रधानमंत्री अब से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे
कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, बिहार में जो है यहाँ पर बेरोज़गारी दूर होगी, लेकिन पिछले 10 साल बाद फिर से वही जुमले डबल से देना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों अगर 10 साल तक आप एक ही जुमले दोगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। आप कहते हो कि हमने जनता के लिए ये किया या वो किया, अब जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार किया तो क्या किया। और प्रधानमंत्री के सारे सवालों के जवाब दोस्तों हमने देखे ही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इतना विकास हुआ, इधर हमने नौकरियां दी, लोग पूछ रहे हैं वो नौकरियां गई कहाँ। आपने कहा था कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां दोगे, लेकिन हर साल दोस्तों 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी जा रही हैं। यही कारण है जो बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। अगर बात महंगाई की करी जाए तो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा आसमान को छू चुकी है, यानी कि महंगाई जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। लोग सोच रहे थे डाउन होगा, लेकिन यहाँ तो अप होता चला जा रहा है। डाउन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अप जो है दोस्तों वो नज़र आ रहा है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो सबके सामने आ चुकी है। तो कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले बीजेपी कि हाँ हमने देश का कोई विकास नहीं किया है। क्योंकि जीडीपी का मतलब शायद स्पेलिंग भी नहीं पता होगी बीजेपी को कि मनमोहन सिंह साहब के राज्य में, क्योंकि मैं पुराने वीडियोस देखता रहता हूँ इसलिए मुझे मनमोहन सिंह साहब का पता है दोस्तों। 2010 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी उस वक्त जीडीपी सबसे ऊपर गई थी। आप चाहे तो निकाल कर देख लीजिएगा, उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन कार्यकाल माना जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, कपिल सिब्बल ने कर दिया पूरा चार्ट तैयार, कहाँ कौन से बूथ कहाँ किस जगह गिनती होगी दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले, कपिल सिब्बल ने एक चार्ट तैयार किया है, उसमें बताया है कि जब ईवीएम खुलेंगी, जब वोटिंग की गिनती शुरू होगी, यानी कि काउंटिंग, जिसको हम काउंटिंग कहते हैं, जब काउंटिंग शुरू होगी दोस्तों वोटों की, उस दौरान कैसे नज़र रखनी है ताकि दोस्तों बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग कोई गड़बड़ियाँ ना करे। क्योंकि ये बात भी कई बार साबित हुई है कि गिनती के दौरान भी बीजेपी खेल करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा बिहार में एक बार तेजस्वी यादव कई सीटें और जीते थे, लेकिन बाद में उन पर रिकाउंटिंग कराई गई और फिर कह दिया गया कि अब वो हार गए उनके प्रत्याशी आरजेडी के जो थे। इसीलिए अब की बार कपिल सिब्बल ने एक चार्ट तैयार किया, उस चार्ट में उन्होंने बताया है कि बूथ लेवल कहाँ होगा, किस तरीके से पहले वैलेट ईवीएम खुलेंगी, वैलेट खुलेंगे, कैसे वीवीपैट की गिनती होगी, कहाँ पर क्या होगा, और इसी सब चीज़ों का ये बाकायदा उन्होंने एक चार्ट बनाया है। चार्ट मतलब दोस्तों जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम चार्ट कहते हैं। आपको बताते चले उस चार्ट में बाकायदा तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है और बताया गया है कि किस तरीके से जो बूथ एजेंट होगा, जो लेवल पे गिनती शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि 4 जून को आपको बता दें तमाम ईवीएम खुलेंगी, तमाम बैलेट पेपर खुलेंगे और तमाम वीवीपैट की गिनती भी होगी। यही कारण है जो कपिल सिब्बल ने इसकी पूरी जानकारी उस एक पर्चे में दी है कि कैसे क्या करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल की इस जानकारी को हर कार्यकर्ता को रखना चाहिए, ख़ास करके जो काउंटिंग के दौरान वहाँ पर गिनती के लिए अंदर होगा। क्योंकि आपको बताते चले जब काउंटिंग होती है दोस्तों वोटों की, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा बेईमानी भी की जाती है, ये भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा फिलहाल जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, जो लोग कमज़ोर हैं वो लोग चले जाएं, हमें उनको साथ नहीं रखना। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव के एक नेता जिनको अखिलेश ने भाव नहीं दिया स्टेज पर, वो जाकर अमित शाह की गोद में बैठ गए। और दोस्तों तमाम जितने भी ख़राब नेता होते हैं या फिर दोस्तों यूज़लेस होते हैं, उन यूज़लेस लोगों को गृह मंत्री अमित शाह अपनी गोद में बिठा लेते हैं। यूज़लेस का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यूज़लेस का मतलब होता है दोस्तों बेकार। जो लोग बेकार होते हैं ना, जो हमारी पार्टी में कुछ काम के नहीं है, उसको उस सारे कचरे को बीजेपी अपनी पार्टी में ले लेती है। मान लीजिए कोई डरपोक है, किसी ने कांग्रेस छोड़ दी, उस कचरे को बीजेपी अपनी पार्टी में ले लेगी। अब जैसे सपा का एक नेता है, वो पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी ने उस कचरे को अपनी गोद में बिठा लिया। तो ऐसे तमाम कचरे को बीजेपी इकट्ठा करती है। और ये बात बार बार कांग्रेस और तमाम पार्टियां कहती हैं कि जो लोग डरपोक हैं हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो लोग खुद ही चले जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त मामला आर पार का है, या तो तुम नहीं या हम नहीं। जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें फ़ाइनल ये पता चलेगा कि देश को अगले 5 साल तक कौन संभालने वाला है। इंडिया गठबंधन पूरा श्योर है कि उसकी बड़ी जीत होने जा रही है। बीजेपी में डर है कि इस बार उनका क्या होने वाला है। इस डर का कारण यूं ही नहीं है,
इस डर का कारण सबसे पहले का यानी कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसी में बीजेपी की लंका लग गई थी। बीजेपी के वोटर वोट देने ही नहीं निकले। और उसके बाद अभी जो हाल ही में छठे चरण का चुनाव हुआ है यानी कि 6 फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें दोस्तों हमने एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की, वो ये था कि फ़िलहाल बीजेपी के वोटरों ने उत्तर प्रदेश और ख़ास करके बिहार, इन 2 बड़े राज्यों में बीजेपी के वोटर कट लिए। यानी कि जिस दिन वोटिंग का दिन था उस दिन वोटिंग डालने ही नहीं आया वोट डालने, और बीजेपी से वोटरों की नाराज़गी बड़ी लंबी चली आ रही है। जाहिर सी बात है 10 साल पहले भी आप यही जुमलेबाजियाँ कर रहे थे, 10 साल बाद भी आपकी जुमलेबाजी ज़रा सी भी चेंज नहीं हुई है। मैं पूछता हूँ कि देश की जनता क्या घास खाती है, या फिर आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो? क्योंकि आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते हो। जनता आपसे पूछ रही है क्या हो रहा है, बीजेपी सो रही है दोस्तों। और ये तो सच्चाई है ही, ये सच्चाई किसी छुपने वाली तो है नहीं दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर रही है। आज हमारा देश दोस्तों बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी तमाम चीज़ों से त्रस्त है। और दोस्तों आज जो भी देश का तमाम बूथ लेवल होता है, जो तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। और इस चीज़ को दोस्तों कोई झुठला नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत सबके सामने आ चुकी है पिछले 10 सालों में, और इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों लालू प्रसाद यादव। पुराने स्टाइल में नजर आए लालू। दरअसल आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हट जा, अब मोदी तो गए, मोदी को भूल जा, मोदी को जो है यहाँ पर हटा दिया हमने। दरअसल आपको बताते चले रिजल्ट आने से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी की विदाई तय कर दी है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फ़िलहाल अब मोदी तो गए, उनकी सत्ता से विदाई हो गई है, अब कोई मतलब नहीं रहेगा उनके बारे में बात करने का। लालू अपने पुराने स्टाइल में नज़र आए दोस्तों। लालू प्रसाद यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों, शुरू से ही दोस्तों बिहार में एक माहौल बना दिया था इन दोनों ने। हालांकि वो बात अलग है कि चाचा जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन ये लिख कर रख लें नीतीश कुमार, अब की बार बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। अब की बार इंडिया गठबंधन सत्ता में दोस्तों सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ का एहसास हो गया था कि हमारे लिए सत्ता हासिल करना इस बार बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी को ये गलतफहमी भी थी कि राम मंदिर का मुद्दा अब की बार भी चलेगा। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने 2019 में वोट मांगा और दोस्तों लोगों ने वोट दिया भी, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम 2024 में भी उसी मुद्दे को चलाएं, मतलब कि राम मंदिर पर हमें लोग वोट दें या फिर दूसरे जो मुद्दे हैं उस पर हमें वोट मिले। पर यहाँ पर तो गेम ही उल्टा पड़ गया। जाहिर सी बात है जो लोग वोट देने की बात कर रहे थे उन्होंने बीजेपी का सूपड़ा ही साफ़ कर दिया। तो इससे एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल देश के में जो भी लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करता है या फिर देश के लोकतंत्र से खेलता है उसको एक सबक मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों तमाम नेता और बीजेपी की एक जो असलियत है वो साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए दोस्तों हम बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि फ़िलहाल देश की तमाम संपत्तियां हों या फिर देश के तमाम जो फैसले लेना होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फेल हुई है, हर बारी हुई है। और यही कारण है जो बीजेपी का गेम ओवर हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फ़िलहाल बीजेपी के सबसे दोस्तों ये कह सकते हैं दोस्ताना आलम, जी हाँ, मोहन भागवत ने छोड़ दिया बीजेपी के साथ, उल्टा बीजेपी पे होगा फायर। दरअसल दोस्तों माना जाता है बीजेपी और आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व पर चलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो आरएसएस का ही गेम बच गया है। आरएसएस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी से अच्छी तो कांग्रेस है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले तक तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत तारीफ़ें करते फिर रहे थे बीजेपी की, अचानक से बीजेपी और आरएसएस में दरार कैसे पड़ गई? जबकि दोस्तों आरएसएस बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी मानी जाती है, ये आप भी जानते हैं। और आरएसएस और बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, हिंदुत्व पर राजनीति करना। अब पूरी बात क्या है ज़रा सुनिए आराम से। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही थी कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं,
उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि हमें सरकार बनाने के लिए आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही सरकार बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गेम पलट गया। अब गेम क्यों पलट गया? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब गृह मंत्री अमित शाह खुद आरएसएस की वो कर रहे हैं कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो उसके बिना ही सरकार बना लेंगे, तो मोहन भागवत चिढ़गा होंगे। यही कारण है जो अब मोहन भागवत ने अपना रास्ता बदल लिया और बीजेपी को 440 वोट का झटका दे दिया। आप समझिए, अब अंतिम समय में कह रहे हैं मोहन भागवत कि भैया बीजेपी से अच्छी तो कांग्रेस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन भागवत को दिन में तारे नज़र आ गए, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनको पता चल गया है कि भैया इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और अगर हमने साथ नहीं दिया या फिर बीजेपी से नाता नहीं तोड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो जाएं। वैसे तो होना ही चाहिए कार्रवाइयाँ तो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों का सिर्फ एक एजेंडा होता है, देश में हिंदुत्व को फैलाना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश में भाईचारे की ज़रूरत है या फिर हिंदुत्व की? क्योंकि दोस्तों भाईचारे से सब कुछ बनता है, और यही कारण है जो अब बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर लें, देश की तमाम संपत्तियां, देश के तमाम मुद्दे बीजेपी के ऊपर दोस्तों हावी हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दे चुका हूं कि चाहे बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, इस बार वो सत्ता में रह नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी दोस्तों, क्योंकि देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को टाटा बाय बाय कराकर रहेगी, और रहना भी चाहिए। क्योंकि भैया देश में जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, आज हमारे देश की जो जनता है वो इन मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। फ़िलहाल दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए कि आपकी इसमें क्या मंशा है, आप क्या सोचते हैं। और एक चीज़ और रहेगी, आपसे एक विनती रहेगी कि इस चीज़ को सपोर्ट ज़रूर करा करिए। हम आपके लिए न्यूज़ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों राहुल गांधी में ठनी। राहुल गांधी बोले 4 जून को खटाखट महिलाओं के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे सरकार बनते से ही। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि फ़िलहाल 4 जून को खटाखट हर गरीब परिवार की एक महिला यानी कि एक फीमेल के खाते में दोस्तों 1 लाख रुपीस सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें दोस्तों महीने का, तो महीने का 8,500 रुपये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। आपको बता दें, अब तक इतनी अच्छी स्कीम कोई सी सरकार नहीं लाई थी। इंडिया गठबंधन पहला ऐसा गठबंधन है जिसका मैनिफेस्टो कमाल है, क्योंकि मैंने इसका मैनिफेस्टो देखा है, उसके मैनिफेस्टो की चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों। वाकई में वो मैनिफेस्टो में जो बातें बोली गई हैं वो समझदारी वाली बातें, और वो अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते, वो पढ़े लिखे इंसान ही समझ सकते हैं, जनता समझ सकती है। लेकिन जो अनपढ़ बीजेपी के नेता, उन लोगों को समझ में वो मैनिफेस्टो नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग दोस्तों मंदिरों की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस बात करती है विकास की, कांग्रेस बात करती है डेवलपमेंट की, कांग्रेस बात करती है बेरोज़गारी की, कांग्रेस बात करती है भाईचारे की, कांग्रेस बात करती है दोस्तों महंगाई की। इन तमाम मुद्दों की बातें करती है जो देश में ज़रूरी हैं। अगर आपकी दोस्तों शिक्षा अच्छी नहीं होगी और जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, ये तमाम फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हाल होगा। और यही कारण है जो कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में ज़बरदस्त तरीके की, मतलब इंडिया गठबंधन के इस मैनिफेस्टो में जो बातें बोली गई हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है, और इसकी तारीफ़ होना भी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े संजय रावत। शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा बीजेपी के नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो, ये लोग देश छोड़कर भागेंगे। दरअसल आपको बता दें, संजय रावत ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। संजय रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन 300 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि इस बार बीजेपी की कोई बेईमानी काम नहीं आने वाली, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ताबड़तोड़ सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इस बार जो वोटों का बेकारा होता था, जो बंटवारा होता था, वो बहुत बच गया है, क्योंकि अब की बार इंडिया अलायंस बना है। अगर दोस्तों यही अलायंस पिछली बार बन जाता 2019 में, तो बीजेपी जीत नहीं पाती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 2024 में ये अलायंस बना है, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, तो 2024 यानी कि 2024 की ये हार जो है, ये बीजेपी को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इस बार झंडा तो इंडिया का ही ऊंचा होगा। जब बात इंडिया की आती है तो हमारी टीम ज़रूर जीतती है।